हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला आश कप का मैच, जो कि होने जा रहा है क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है गाब्बा में, ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड बुलुन गाब्बा, जिसको गाब्बा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिस्बेन में है, जो कि क्वींसलैंड का घर है। अपना आखिरी होम मैच भी क्वींसलैंड ने यहीं पे खेला था। तो दो इश्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इस मैच से पहले ही, जो मैं बताना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1 है ये कि बारिश, जो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रेन चांसेस है। लेकिन एक तो मैच थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, डे नाइट मैच होने जा रहा है ये। और क्योंकि ये गाब्बा है जहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि ड्रेनेज वगैरह सही होगा। और अगर बारिश सही टाइम पे ख़त्म हो जाता है तो ज़्यादा ओवर्स की कटौती जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बारिश के चांसेस हैं, ये पकड़ के चलो। अभी कितना बारिश होगा, क्या होगा, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन बारिश के चांसेस हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसके भी हैं कि मैच नहीं हो। अच्छा, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। अभी मैच की बात पे आ जाते हैं, है ना। मैच के बाद पे अगर आपने स्क्वाड देखा होगा, अगर आपको पता होगा कि कौन सी टीम के कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं, तो अभी जो आपको लगेगा ना कि न्यू साउथ वेल्स की टीम में कोई कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। मतलब कोई कंपटीशन देने लायक प्लेयर ही नहीं है न्यू साउथ वेल्स की टीम से क्वींसलैंड की टीम को। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब भी ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट में जो टीम होती है वो न्यू साउथ वेल्स की टीम ही है। और जब वो अवेलेबल होते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग अनटचेबल टीम नजर आती है न्यू साउथ वेल्स। ये अभी आपने लास्ट सीजन में देख के रखा होगा, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। और इसी का एक और एग्जाम्पल अभी आपको दिखने वाला है। और सबसे बुरी बात यह है कि जो बचे कुछ प्लेयर्स थे जो ऑस्ट्रेलियन टीम में नहीं भी हैं, वो भी खेल नहीं पाएंगे किसी ना किसी रीजन की वजह से, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 दिन पहले ही शेफील्ड शील्ड का मैच खत्म हुआ था इन्हीं दोनों टीमों के बीच में, ठीक है। एक बहुत ही टफ मैच हुआ था, जैसा कि एक्सपेक्ट करा जा रहा था, स्पेशली न्यू साउथ वेल्स की तरफ से। लेकिन सब ने, इंक्लूडिंग मैंने भी, ये उम्मीद करा था कि क्वींसलैंड बहुत इजीली मैच जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उसके पीछे का रीजन क्या था? बैटिंग जो था न्यू साउथ वेल्स का, वो तो चलिए अच्छा नहीं था, ठीक है। मुश्किल से डैनियल ह्यूजेस, जो सबसे सीनियर प्लेयर्स है, वो भी चलिए इस मैच में खेलने वाले हैं नहीं, इनके से अगर आपको नहीं पता हो तो उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया था। लेकिन बाकी सब ने अपनी तरफ से फाइट बैक करा, 20-25 करके सब ने कंट्रीब्यूट करा, और जैसे जैसे एक रेस्पेक्टेबल टोटल उन्होंने बनाया। उसके बाद उनका जो बॉलिंग था वो बहुत ही बढ़िया हुआ था। मैं कुछ नाम आपको आगे बताऊंगा जो अच्छा करके आ रहे हैं, मोमेंटम के साथ हैं। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराई थी। और क्वींसलैंड जैसी टीम जिनके पास ख्वाजा, जो बर्न्स, रेनशॉ, लैबुशेन, जिमी पियर्सन, नेसर, विल्डरमुथ, कितने सारे बैट्समैन हैं, उस टीम को भी उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। अच्छा, जो बर्न्स नहीं खेले थे वैसे, तो नेस्तनाबूद कर दिया बैटिंग से, ठीक है। अभी जो बर्न्स का इंक्लूशन हुआ है, मार्क्स टिकटी का भी इंक्लूशन होने वाला है 50 ओवर मैचेस में, तो वो तो हम देखेंगे ही कि उसको हम किस तरह से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं मैच के एनालिसिस में आ जाता हूं, लेकिन जो ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे कि न्यू साउथ वेल्स की तरफ से बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो उनके जगह पे हम किसको कंसीडर कर सकते हैं और इस मैच में हम क्या क्या देख सकते हैं। ऑलरेडी आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि स्मॉल लीग की जो टीम है, भले ही ये मैच न्यू साउथ वेल्स जीते अगर मैच हो, तो स्मॉल लीग की जो टीम आप बनाने वाले हो वो आपको क्वींसलैंड के सपोर्ट में ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़े बड़े जो नाम है, जो कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल हो सकते हैं स्मॉल लीग में आपके ओपोनेंट्स के पास, वो सारे ही क्वींसलैंड के पास है। सही है, चलो जी देखते हैं। तो बारिश के चांसेस हमें बताया आखिरी 5 में क्वींसलैंड हालांकि 4-1 से पीछे रही है। ये मैच काफ़ी अच्छा मौका है इसको बदलने का। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचों में, तो क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिला है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2016 से। क्वींसलैंड ने यहाँ पर बनाया था 186 रन। ख्वाजा के कुछ स्कोर्स हैं, बाकी कोई करंट स्कोर में बॉलर्स नहीं है। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से जिन्होंने बैट्समैन थे वो भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन माइकल नेसर अवेलेबल है जिन्होंने 3 विकेट निकाला था, और मैट मार्क्स या फिर ऐसा कोई नाम होगा शायद इनका, स्वेप्सन। और न्यू साउथ वेल्स ने यहाँ पर जीत हासिल करा था, ठीक है। अगला मैच फिर से सिडनी में हुआ। क्वींसलैंड ने यहाँ पर अच्छा स्कोर खड़ा किया था। ख्वाजा ने काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया, लैबुशेन ने भी अच्छे स्कोर्स बनाए। एबॉट के 2 विकेट से। बाकी न्यू साउथ वेल्स की तरफ से बैटिंग से भी बताने लायक कोई नहीं है करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, और क्वींसलैंड की तरफ से बॉलरों में से भी कोई खास बताने के लिए नहीं है। मतलब यहाँ पर ह्यूजेस का रन था वैसे, लेकिन ह्यूजेस अवेलेबल नहीं है, और नेसर ने 1 विकेट निकाला हुआ था, तो वो आप देख सकते हैं। अगला मैच वापस से हुआ सिडनी में। वापस से क्वींसलैंड ने पहले बैटिंग करी, और ये कुछ स्कोरर्स थे और सैम्स जिन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था। इनमें से हिजलेट, बर्न्स आपको दिख जाते हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। न्यू साउथ वेल्स ने उसको भी चेस कर लिया, ठीक है। लगातार तीसरा मैच चल रहा है। क्वींसलैंड का बैटिंग एक मैच में बुरा हुआ था, उसके बाद ठीक ही रहा है, अच्छा हो रहा है धीरे धीरे।
और लगातार तीनों ही मैच में न्यू साउथ वेल्स ने चेस करा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों ही मैच में न्यू साउथ वेल्स की तरफ से सिर्फ 4 विकेट गिराए हैं क्वींसलैंड ने। नोटिस करो, देखो क्वींसलैंड के 10, न्यू साउथ वेल्स के 4, इजी चेस मतलब। उसके बाद 7, फिर से 4, उसके बाद वापस से 10, फिर से 4, ठीक है। कोई सा भी टारगेट क्यों ना दे दो, न्यू साउथ वेल्स वाले यहाँ पर चेस करे जा रहे हैं। लास्ट जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में ब्रिस्बेन में, और आखिरी 5 में ये लौता मैच है, वही एक लौता मैच भी है जहाँ पर क्वींसलैंड जीती थी। लेकिन इस बार भी वही चेस हुआ, चेजिंग टीम ने जीत हासिल करा। हालांकि इस बार न्यू साउथ वेल्स ने टारगेट थोड़ा बड़ा ही दिया था। फिर से आपको एडवर्ड्स दिख जाते हैं, और बाकी ये कोई अवेलेबल नहीं है, स्टैनलेक भी अवेलेबल नहीं है, और ये कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करा। क्वींसलैंड ने उसको भी चेस कर लिया। हिजलेट, लैबुशेन, बर्ड्स, विल्डरमुथ, ये सारे कुछ परफॉर्मर्स थे, ठीक है। तो यही एक लौता मैच है जो क्वींसलैंड जीती है, जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं अगर हम आखिरी 5 में बात करें। और यही एक लौता मैच है जो ब्रिस्बेन में हुआ था। जैक एडवर्ड्स करंट स्कोर में अवेलेबल है, बाकी कोई बैट्समैन इनमें से नहीं है। और अभी अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो वो काफ़ी हल्का ही नज़र आ रहा है क्वींसलैंड की तरफ से। अगर उनको मिनिमम कुछ रेजिस्टेंस दिखाना है, जिसकी अभी जो भी उन्होंने दिखाया हुआ था सिफिल्ड सीरीज में, तो वो उनको अपनी बॉलिंग से दिखाना पड़ेगा अभी के लिए जो लग रहा है। अभी देखिए इस लेवल पे जो भी प्लेयर्स खेलने आ रहे हैं सबके सब एबल प्लेयर्स हैं, सबके पास कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं ही। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप ऑन एवरेज की बात करेंगे, या फिर फॉर्म की बात करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ रिसेंट समय में कुछ परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो उस हिसाब से इन प्लेयर्स का कोई परफॉर्मेंस नहीं आया है जो प्लेयर्स अभी न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग को लीड करने वाले हैं कल के मैच में। अच्छा जी, तो क्वींसलैंड ने यहाँ पर वापस चेस कर लिया, वापस से चेसिंग टीम अच्छा कर रही है। हालांकि न्यू साउथ वेल्स की तरफ से विकेट्स गिरने का जो मामला है वो अभी भी 5 ही है, ठीक है। ऊपर 4 था, इस बार बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो 5, तो वही सीन चल रहा है। क्वींसलैंड के विकेट्स हालांकि यहाँ पर भी ज़्यादा ही गिरे थे, लेकिन चलो क्वींसलैंड जीत गई और फिर से चेसिंग टीम यहाँ पर जीती। और लास्ट मैच जो हुआ था फिर से हम सिडनी में आ गए, फिर से क्वींसलैंड का माथा फूटा। क्वींसलैंड 203 पर निपट गए, और ये कुछ परफॉर्मर्स जिन्होंने परफॉर्म करा जहाँ पर आपको कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड कोई अवेलेबल ऑफकोर्स नहीं है, और ये कुछ बैट्समैन थे, मतलब पियर्सन और नेसर। न्यू साउथ वेल्स ने वापस से चेस कर लिया, मतलब लास्ट मैच में 1 विकेट ज़्यादा खोया था और इस बार 2 विकेट कम से उन्होंने मामला निपटा दिया, ठीक है। तो ये सीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फुल ऑन डोमिनेशन चल रहा है न्यू साउथ वेल्स के तरफ से। हालांकि बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, स्पेशली अगर बैटिंग के तरफ से बात करी जाए तो बॉलिंग से भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी लाइक टू लाइक नहीं तो सही, कम से कम एबल प्लेयर्स तो है ही जो डोमेस्टिक सर्कल में अच्छा करे जा रहे हैं काफ़ी सालों से। लेकिन बैटिंग में ना ही मोजेस हेनरिकेस का उस तरह से लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आया है, ना ही डैनियल ह्यूजेस का आया है। स्टीव स्मिथ के तो मैं कंपैरिजन नहीं ही कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो भले ही रिकॉर्ड्स यहाँ पर क्वींसलैंड के सपोर्ट में नहीं है, कुछ चीज़ें होंगी जो क्वींसलैंड के सपोर्ट में जा सकती हैं। इसलिए नहीं कि क्वींसलैंड की टीम में कुछ इंक्लूड हुआ है, बल्कि इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स न्यू साउथ वेल्स की टीम से ऑमिट हो चुके हैं। सही है, चलो तो ये चीज़ें हैं, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिक्टेट नहीं करवाना चाहता। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो जो बर्ड्स और ख्वाजा, ये 2 नाम आपको देखने मिलेंगे। जो ख्वाजा थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। हालांकि एक चीज़ जो नोटिस करने वाली बात है कि ब्रिस्बेन के जो मैचेस होते हैं ख्वाजा के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट मैचेस में भी बताया कि रखा हुआ है। ख्वाजा वहाँ पे भी नहीं चले थे, इनके साथ अगर आप भूल गए होंगे तो। बाकी ओवरऑल ख्वाजा ठीक ठाक रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट वगैरह लेकर रखा हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से तीनों ही जो मेन प्लेयर्स हैं तीनों ही अवेलेबल नहीं है। इनमें से डैनियल ह्यूजेस मतलब रिसेंटली ही बाहर गए हैं, वो शेफील्ड शील्ड के मैच में खेले भी थे, कैप्टनसी भी करी थी उन्होंने, लेकिन कोविड के चलते वो बाहर हो चुके हैं। हेनरिकेस तो इंटरनेशनल ड्यूटी में है, और पैटरसन का इंजरी है, उंगली का कुछ होगा, वो काफ़ी दिनों से बाहर है। बॉलिंग पे दोनों टीमों की तरफ से करंट स्कोर में बताने के लिए कोई नहीं है। कुछ नाम आपने नेसर के देखे होंगे, कुछ किसी का देखा होगा एक आध करके, लेकिन कंसिस्टेंटली कोई नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें मिला नहीं है, ठीक है। जो रिकॉर्ड्स मिले हैं वो कितना रिलेवेंट होगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन रिकॉर्ड्स कतई क्वींसलैंड के सपोर्ट में नहीं है। अभी हम आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में और देखते हैं कि यहाँ से कुछ ज़्यादा नाम हम निकाल पाते हैं या नहीं। यहाँ पे भी हमें जो नाम देखने को मिलेंगे बर्न्स, रेनशॉ और लैबुशेन, ठीक है। ऊपर भी आपने बर्न्स का नाम देखा था, ठीक है, 36 का औसत था। यहाँ पर थोड़ा बेटर है 57। लास्ट मैच में काफ़ी कम सिलेक्शन था इनका, और हमने इनको पिक करा था, और वहाँ पर उन्होंने अपना हाईएस्ट स्कोर जो है इस ग्राउंड पे रिसेंट समय में वो उन्होंने बना के रखा हुआ था। नोटिस कर सकते हैं आप, ख्वाजा का नाम इस ग्राउंड पे नहीं आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी देखिए बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन टीम में ही वापसी कर चुके हैं। अभी ज़रूरी नहीं कि रिकॉर्ड्स नहीं है तो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये बात नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड्स नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। बाकी रेनशॉ, लैबुशेन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बॉलिंग से विल्डरमुथ। कुछ चीज़ें हैं विल्डरमुथ के बारे में जो आपको मैं आगे नोटिस करवाऊंगा, आप वो अच्छा से देख सकते हैं।
अच्छा, अभी एक बार देख लेते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं, किस तरह के स्कोर्स बनते हैं और कौन से प्लेयर्स होते हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। 2019 से स्टार्ट करते हैं। क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ। बैटिंग फर्स्ट करा क्वींसलैंड ने, बनाया 295। परफॉर्मर्स कौन कौन से थे? लेबुशेन, पियर्सन मोस्टली आपको दिख जाएगा इस ग्राउंड पे इफेक्टिव होते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जनरली बैटिंग फर्स्ट में आप पियर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी मुझे लगता नहीं कि पियर्सन डिफॉल्ट कीपर नहीं होने का कोई रीज़न है कल के मैच में, स्पेशली अगर क्वींसलैंड पहले बैटिंग करती है तो एक डिफॉल्ट कीपर होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, क्योंकि बाकी जो कीपिंग के ऑप्शंस है उनमें सिर्फ बैक्स्टर होल्ट है। बैक्स्टर होल्ट अगर ओपनिंग करते हैं तो शायद लोग लेंगे, अगर नहीं करते हैं तो शायद लोग नहीं लेंगे, वही बात है। बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से तो पियर्सन का नंबर आना चाहिए। और माइकल नेसर, ठीक है, पेसर्स का अपर हैंड है, लेग स्पिनर्स के 2 विकेट। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया। विल्डरमुथ, नोटिस करना कि जब भी वो बैटिंग फर्स्ट करते हैं, ठीक है, मतलब बॉलिंग सेकंड, जो भी आप समझ लो, वहां पे उनका परफॉर्मेंस मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, जो बेस्ट परफॉर्मेंस आता है। ठीक है, नोटिस करते रहना। 3 विकेट। बाकी कुनेमान काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स इनके थे, लास्ट मैच भी हमने पिक करा था जब काफ़ी कम लोग इनको ले रहे थे, मेरे ख्याल से विकेट भी निकाला हुआ था काफ़ी सारे उन्होंने, लेकिन वो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। बाकी नेसर बैटिंग के बाद बॉलिंग से भी 1 विकेट उन्होंने निकाला था। एक हाई स्कोरिंग मैच में हमने यहाँ पर क्वींसलैंड को हारते हुए देखा है। अगला मैच क्वींसलैंड बना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वापस से पियर्सन बैट फर्स्ट करा और ये फाइनल था सेकंड लास्ट सीजन का। वापस से उन्होंने रन कराए पेसर्स के साथ, स्पिनर्स के 2 विकेट्स। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया, फाइनल का प्रेशर था तो इसीलिए थोड़ा मशक्कत करना पड़ा। नेसर वापस से आपको दिख रहे हैं, विल्डरमुथ, रेनशॉ एक करके विकेट है, खास कुछ नहीं, और सिगटी के 2 विकेट्स। अगला मैच फिर से नॉर्मल सिनेरियो जैसे मैच वापस आ गया। क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ। बहुत बड़ा टोटल बनाया क्वींसलैंड ने 321 का। हिस्लेट, लैबुशेन, रेनशॉ, तो 2 नाम रिपीट हो रहे हैं। ख्वाजा ने भी यहाँ पर परफॉर्म करा था, याद होगा आपको, ये लास्ट सीजन की बात है जब साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम भी काफ़ी टूटी फूटी, अभी भी उनकी टीम टूटी फूटी ही है। बॉलिंग पे अभी भी कुछ नहीं है खास, अभी भी मतलब अगर उनको जीतना पड़ता है तो बैटिंग से जीतना पड़ता है, और लास्ट सीजन तो वो भी नहीं था, अभी भी जो है। तो जो भी हो, ये 1 आउट ऑफ मैच होता है जहाँ पर ख्वाजा ने परफॉर्म करा है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ख्वाजा फेल होते दिखेंगे। तो 50 रन उनके थे और पेसर्स का अपर हैंड। साउथ ऑस्ट्रेलिया 161 पर निपट गई। आपको फिर से कुनेमान दिख जाते हैं, नेसर दिख जाते हैं, बार्टलेट, स्टैनले, रेनशॉ की बॉलिंग भी काम पे आ जाती है वैसे, इनकेस अगर आपको नोटिस नहीं करी होगी तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी कुनेमान काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, भले ही इस ग्राउंड पे स्पिनर्स के लिए उतना खास कुछ होता नहीं, स्पेशली फिंगर स्पिनर के लिए, लेकिन कुनेमान यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। सेकंड लास्ट मैच क्वींसलैंड बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड ने बैट फर्स्ट करा। नोटिस करो, देखो 4 में से सिर्फ 1 बार नाम आया है ख्वाजा का, वो भी एक टूटी फूटी साउथ ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट में। बर्न्स है, पियर्सन है, विल्डरमुथ, देखो बैट फर्स्ट विल्डरमुथ का नाम आया। बैटिंग से भी 66 रन, बॉलिंग से भी 2 विकेट। कुनेमान तो है ही, नेसर के 3 विकेट, बार बार नेसर का नाम आ रहा है। बर्न्स कभी आ रहे हैं कभी नहीं, पियर्सन लगभग कंसिस्टेंट है, विल्डरमुथ का नाम आया है। बाकी ये कुछ बॉलर्स जिन्होंने परफॉर्म करा। और लास्ट जो मैच हुआ था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वींसलैंड के बीच में, काफ़ी रन्स कंसीड करे थे यहाँ पर। क्वींसलैंड ने 361 रन बनाया था, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने, याद होगा बैनक्रॉफ्ट ने लीड करा था, जिसके बारे में हमने बातें करी थी। 15 या 20% सिलेक्शन था इस मैच में इनका। कुनेमान ने हालांकि यहाँ पर भी 1 विकेट निकाला हुआ था, और बेजली। बाकी बैट्समैनों में से रेनशॉ, बर्न्स, पियर्सन यहाँ पर बैटिंग सेकंड में भी उन्होंने परफॉर्म करा था वैसे, और ब्रायन के कुछ स्कोर्स थे यहाँ पर। लैबुशेन नहीं आए हैं, स्टार्ट लिया था, फिनिश नहीं कर पाए थे, और ख्वाजा का वापस से यहाँ पर स्कोर नहीं है। लेग स्पिनर्स कभी कभार यहाँ पर विकेट लेके जा रहे हैं, जिसका आप नोटिस कर सकते हो, और पेसर्स का अपर हैंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रन्स काफ़ी बनते हैं, ठीक है। क्वींसलैंड खुद भी रन बनाती है, कंसीड भी करती है। आपके पास कैसी बैटिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रन बना पाओगे। अगर आप बॉलिंग से बात करोगे तो एक ही जो मैंने लो स्कोरिंग मैच देखा था, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ग्राउंड से नोटिस कर सकते हैं। अच्छा, सिफिल्ड के मैच में क्या हुआ तो मैं बता देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ज़्यादा रेलिवेंट बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे मैं आपको बताया, न्यू साउथ वेल्स जीती थी, पॉइंट्स सुनते रहना, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स जीती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है ये कि लो स्कोरिंग मैच हुआ था। हर इनिंग्स में 4 इनिंग्स हुए थे, हर इनिंग्स में एक मेरे ख्याल से लास्ट इनिंग्स जो था न्यू साउथ वेल्स का, वहाँ पर उसको छोड़ के बाकी के 3 इनिंग्स में एक करके बंदे हमें मिले थे जिन्होंने कुछ अच्छा स्कोर खड़ा किया है, मतलब मिनिमम 50 के आसपास कुछ स्कोर आप समझ लो। तो क्वींसलैंड ने पहले बैटिंग करी फर्स्ट इनिंग्स में, उस्मान ख्वाजा ने रन बनाया, ठीक है। 200 के भीतर वो निपट गए, जहाँ पे बॉलिंग से लीड करा था क्रिस ट्रिमेन ने, जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, जो विक्टोरिया का होकर खेलते थे पहले। ज़्यादा मौके उनको कभी नहीं मिले हैं, लेकिन न्यू साउथ वेल्स में आने के बाद स्पेशली अभी उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही काफ़ी बढ़ चुका है। अच्छा, क्रिस ट्रिमेन ने बॉलिंग से विकेट्स लिया था 3 विकेट, बाकी भी बॉलर्स ने विकेट लिया था, जैसे कि तनवीर सांघा, जैक एडवर्ड्स और भी कोई बॉलर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करा था। अच्छा, उसके बाद
अच्छा, तनवीर संगा खेले थे, उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था। न्यू साउथ वेल्स की बैटिंग की बारी आई, वन मैन आर्मी थे डैनियल ह्यूजेस, उनके अलावा कोई भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन क्रिस ट्रिमेन ने बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूशंस करे थे और 15-20 करके सबने कुछ ना कुछ रन बनाया था, जो उतना नोटिस करने वाली कोई बात नहीं थी। अच्छा, वहाँ से क्वींसलैंड की तरफ से बॉलिंग पे लीड करा था मार्कस टिकटी ने और माइकल नेसर ने। इसके अलावा भी एक आध विकेट कुछ बॉलर ने निकाले होंगे, जो उतना कुछ इफेक्टिव नहीं था। तीसरा इनिंग्स बैटिंग करने आई क्वींसलैंड, फिर से उसी रन पे भीतर वो निपट गए, इस बार और भी कम रन पर निपट गए, पहले इनिंग से कम रन उन्होंने बनाया। हालांकि लैबुशेन ने यहाँ पर कुछ स्कोर बनाया हुआ था, बाकी किसी का भी उस तरह का कुछ स्कोर नहीं था। चौथे इनिंग्स में बैटिंग करने आई न्यू साउथ वेल्स की टीम और उनको टारगेट मिला था 200 के आसपास, 200 के कम का स्कोर। बहुत मुश्किल में वो आ गए थे, स्पेशली डैनियल ह्यूजेस के सस्ते में निपटने के बाद। यहाँ पे भी मार्कस टिकटी और माइकल नेसर ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, विल्डरमुथ ने भी कुछ विकेट्स निकाले हुए थे, लेकिन सब ने मतलब जितने भी प्लेयर्स खेल रहे थे बैटिंग में, लगभग सब ने 20-25 करके कंट्रीब्यूट करा और मैच को जितवाया न्यू साउथ वेल्स की तरफ से। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वींसलैंड की बैटिंग अच्छी हो जाती तो शायद न्यू साउथ वेल्स दिक्कत में पड़ सकते थे, लेकिन न्यू साउथ वेल्स की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही और ये तो मानना ही पड़ेगा कि उनका बैटिंग भी बेटर हुआ क्वींसलैंड की तरफ से। तो वही चीज़ मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिए डैनियल ह्यूजेस नहीं है और वो मेरे ख्याल से हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर थे किसी एक इनिंग्स में, पूरे मैच में 86 ऑड कुछ उन्होंने बनाए थे। तो उनका ना रहना बैटिंग में बहुत बड़ा धक्का है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा धक्का है, ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन बॉलिंग लाइनअप जो है उनका, वो अभी भी अच्छा ही है, वो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, बैटिंग को लेकर आप चाहे कुछ भी बोल दो। तो मेरा जो मानना है, आपके लिए मैच इजी हो सकता है अगर न्यू साउथ वेल्स पहले बॉलिंग करा लेती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्वींसलैंड 100 रन के भीतर निपट जाएगी, लेकिन आपके लिए न्यू साउथ वेल्स के प्लेयर्स को सिलेक्ट करना इजी हो सकता है अगर क्वींसलैंड पहले बैटिंग करती है तो। ठीक है, ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि न्यू साउथ वेल्स के जो मेन फोकस पे रखने वाले प्लेयर्स होंगे वो बॉलिंग से होंगे, ना कि बैटिंग से। और क्योंकि जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं वो आपको क्वींसलैंड की तरफ से ही देखने को मिलेंगे, तो आप उनके ऊपर जो है फोकस कर सकते हैं। पहली बात तो मैच अगर हो जाए तो, वो अगर हो जाए तो उसके बाद ही ये सब बातें लागू होती हैं। अच्छा, तो जो बताना था मैंने लिखा नहीं है, लेकिन बता के आई होप मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, अभी बात करते हैं प्लेइंग यूनिट के बारे में। तो क्वींसलैंड की तरफ से ख्वाजा और हेजलेट ओपनिंग करेंगे, खास किसी के भी कुछ नहीं है। हेजलेट कुछ रन उन्होंने बना के रखे हुए हैं, मेरे ख्याल से ग्राउंड में अगर हम देखेंगे तो नहीं, ग्राउंड में रिकॉर्ड्स उनके कुछ दोनों के ही कुछ खास नहीं है। और ख्वाजा एक बहुत ही यूनिक ऑब्जर्वेशन है मेरा, चाहे वो बाकी ग्राउंड्स में कुछ भी करें, इस ग्राउंड पे जो कि उनका होम ग्राउंड होना चाहिए, वहाँ पे उनके उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस मैच की बात करूं, जो शेफील्ड शील्ड का मैच हुआ था, वहाँ पर पहले इनिंग्स पर उन्होंने 60 ऑड्स कुछ रन बनाए थे, दूसरे इनिंग्स में वो 10 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। बाकी हेजलेट के कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है, कभी कभार कुछ रन हैं, लेकिन उतना कुछ खास नहीं। जो बर्न्स रिकॉर्ड अच्छा है बैटिंग से हेड टू हेड में भी और ग्राउंड पे भी, लेकिन ये कभी भरोसा करने वाले प्लेयर्स नहीं है, थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आप कंसिडर कर सकते हैं इनको। लैबुशेन ऑफकोर्स परसेंटेज कैप्टन हैं और ठीक ठाक रहे हैं, उतना कुछ खास नहीं। मैं शायद कैप्टनसी के लिए आपके पास कुछ और ऑप्शन भी रखूंगा, परसेंटेज कैप्टन यही होंगे, सेफ आपके लिए ऑप्शन यही होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ और ऑप्शन भी दिखाऊंगा। वैसे रिकॉर्ड्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल हमारे टीम में होंगे और ऑफ कोर्स सेफेस्ट कैप्टन ऑप्शन भी है। रेनशॉ ज़रूर से हमारे टीम में होंगे। और अगर अभी के लिए आप अगर सॉर्ट आउट कर रहे हो अपनी टीम, तो आपके बैटिंग सिस्टम में लॉजिकल 3 प्लेयर्स यही होने चाहिए, बर्न्स, लैबुशेन, रेनशॉ। इनमें से आप बर्न्स के जगह पर शायद एक बार के लिए सेफ रहने के लिए ख्वाजा को भी ले सकते हो। उसके बाद माइकल नेसर मस्ट है, विल्डरमुथ बैटिंग फर्स्ट में ज़रूर से लेना है, इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बार्टलेट या फिर यहाँ पर बेजली हैं, जो खेल रहे थे लास्ट कुछ मैचेस में, इन दोनों में से कोई एक खेल सकते हैं। बेजली थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेंगे, तो वो आप देख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ही खेलेंगे। मार्कस टिकटी और मिच स्विफ्टसन उसके बाद है, लेग स्पिनर है ये। कुछ खास परफॉर्मेंस उनका नहीं था 4डे मैच में, जो उनका मतलब स्ट्रॉन्गर जोन होता है जनरली, और कुछ खास रिकॉर्ड्स भी नहीं है। कुनेमन रहते तो हमारी टीम में ज़रूर से होते। बाकी आप देख सकते हैं क्योंकि बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है न्यू साउथ वेल्स की तरफ से, तो कोई भी बॉलर इफेक्टिव हो भी सकते हैं आपके लिए। अच्छा, तो ये बेजली और बार्टलेट में से कोई एक होंगे, बाकी मुझे लगता नहीं कोई मेजर चेंज होने वाला है। हमारे टीम में जो प्लेयर्स होंगे, लैबुशेन, रेनशॉ, नेसर और स्टिकटी, ये 4 मस्ट हैव हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेसर, स्टिकटी कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी है। स्टिकटी कमाल के फॉर्म से गुजर रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट में देख लीजिए, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो। और लास्ट जो मैच हुआ था शेफील्ड शील्ड का, वहाँ भी वो हाईएस्ट मतलब पॉइंट स्कोरर भी थे और बेस्ट बॉलर भी थे क्वींसलैंड की तरफ से।
थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, और नेसर भी काफ़ी बढ़िया चॉइस है। तीसरा बैट्समैन का जो स्लॉट है, अगर आपको वो क्वींसलैंड की तरफ से लेना है तो ये बर्न्स लॉजिकल पिक है, लेकिन थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल है, और अगर आपको सेफ जाना है तो ख्वाजा। बर्न्स को काफ़ी लोग शायद इग्नोर कर सकते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और बॉलिंग पे बेसली आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर वो खेलते हैं तो। बार्टलेट कोई खास रिकॉर्ड्स इनके नहीं है, एक्स्ट्रा बॉलर अगर आप लेना चाहते हो तो आप किसी को भी ले सकते हो, वो आपका सिलेक्शन है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से बात करते हैं तो ब्लेक निकितारिस यंग प्लेयर हैं, डेब्यू कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनको खिलाया नहीं जाए। अगर खेलते हैं तो ये ओपनिंग कर सकते हैं, अगर ये नहीं खेलते हैं तो बैक्स्टर होल्ड भी ओपनिंग कर सकते हैं, डेविस भी ओपनिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक से ओपनिंग करवा सकती है टीम जैक एडवर्ड्स के साथ। जैक एडवर्ड्स तो ये ओपनिंग करते ही हैं, वो लास्ट सीजन में भी ओपनिंग करते थे, तो ये तो सॉर्ट आउट है, जैक एडवर्ड्स ओपनिंग कर लेंगे, लेकिन उसके साथ कौन ओपनिंग करेंगे ये देखना पड़ेगा। बैक्स्टर होल्ड भी कर सकते हैं, ओलिवर डेविस भी कर सकते हैं, और निकिता रिस जो कि जो ओपनर है अगर खेलते हैं तो ओपनिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जेसन संगा, निक लार्किन, बहुत दिनों के बाद इनको ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट में आपको देखने को मिल रहा होगा। बीबीएल में खेले थे ये, हालांकि लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक सर्किट जो होता है, ये कोई मार्च कप या शेफील्ड शील्ड उस तरह से ये कंसिस्टेंटली नहीं थे, लेकिन अभी इमरजेंसी में इनको भी बुला लिया गया है, और ख़ास कुछ तो नहीं है, आप देख सकते हैं किसी के भी रिकॉर्ड नहीं है। बाकी मैं कुछ खास कह नहीं सकता। ये आयरलैंड में खेल रहे थे बीच में, लेकिन आयरलैंड का क्रिकेट और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में काफ़ी डिफरेंस है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका मैं आपको कुछ आज पता नहीं है। ऑफकोर्स उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा हुआ था। उसके बाद हेडन केयर हैं, जिन्होंने बीबीएल में काफ़ी नाम कमा के रखा हुआ है, लेकिन शेफील्ड शील्ड में इत्तू सा भी कुछ खास उन्होंने परफॉर्म नहीं करा था, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से। हालांकि आपको याद होगा जब उन्होंने पहला मैच खेला था मार्च कप का, उस मैच में हमने इनको नोटिफाई करवाया था, और क्या ही कमाल का परफॉर्मेंस इनका था। मुझे अभी भी लग रहा है कि वाइट बॉल क्रिकेट में ये इफेक्टिव प्लेयर हैं, और आप अपने टीम में कम से कम इनको जरूर से रख सकते हैं। बेन द्वाशी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, और ये बहुत, आपका अगर मेमोरी ख़राब नहीं हो तो आप भूले नहीं होंगे। बाकी यही मेरे ख्याल से ट्रिमेन के साथ ये एक बहुत बड़े लीडर होने वाले हैं बॉलिंग पे, जब सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है तो ट्रिमेन। उसके बाद काफ़ी बढ़िया मोमेंटम चल रहा है इनका विक्टोरिया से आने के बाद से, बैटिंग भी थोड़ा बहुत करा था उन्होंने शेफील्ड शील्ड में। तनवीर संगा मस्ट हैव है, मोमेंटम इनके साथ है, और लेग स्पिनर्स को यहाँ पर हेल्प वैसे भी मिल रहा है। रिसेंटली जो मैच हुआ था शेफील्ड शील्ड का, वहाँ पर उन्होंने विकेट्स निकाला हुआ है। उसके बाद दो ऑप्शंस हैं जिनमें से एक खेल सकते हैं मेरे ख्याल से, हैरी कॉनवे और लियम हैचर। अभी लियम हैचर व्हाइट बॉल क्रिकेट में पहले भी खेल चुके हैं, ठीक है। लास्ट सीजन में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे थे उस टीम में जब स्टार्क, हेजलवुड वगैरह भी थे तब भी, तो इनके पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं। हैरी कॉनवे क्या है, हैरी कॉनवे मतलब शेफील्ड शील्ड में इन्होंने काफ़ी मैचेस खेले थे अगेंस्ट क्वींसलैंड, और वहाँ पे इनके रिकॉर्ड्स बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अगर मैं 2 सीज़न पीछे चला जाऊं, हैरी कॉनवे हाईएस्ट विकेट टेकर चलते थे न्यू साउथ वेल्स की तरफ से, लेकिन अभी एक तो उनको मौका नहीं मिलता है ज़्यादा, उसके बाद जितना मौका मिलता है वहाँ पर भी उनका कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, सही है। तो एक सिलेक्शन करना पड़ेगा हैरी कॉनवे और लियम हैचर के बीच में, मेरे ख्याल से जो भी खेलेंगे आप ले सकते हैं। लेकिन जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे, जैक एडवर्ड्स होंगे, बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनके, लास्ट जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पे इन्होंने रन बनाया था। बॉलिंग के पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कराएंगे या नहीं। ओली डेविस काफ़ी टैलेंटेड बैट्समैन है, लास्ट सीजन में कुछ मैचों में उन्होंने रन बना कर रखा हुआ था। अगर आपको बैटिंग सेक्शन से कोई डिसेंट ऑप्शन चाहिए तो ओली डेविस ऑप्शन होंगे मेरे ख्याल से। अगर लोग किसी बैट्समैन को लेंगे न्यू साउथ वेल्स की तरफ से तो वो होंगे निक लार्किन, और जेसन संगा में से कोई है। जेसन संगा हाई ऑप्शन मतलब प्रायोरिटी हो सकता है लोगों का, क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे कि ये बॉलिंग भी करा सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। अब बाकी बैटिंग से कोई उन्होंने कुछ खास करा नहीं है रिसेंट समय में। एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है इनके पास, अगर मैं एक्सपीरियंस के मामले में बात करूँ तो। और उसके बाद निक लार्किन, क्योंकि ये दोनों बीबीएल में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। डेविस ने भी कुछ परफॉर्मेंस करा था, लेकिन उतना कंसिस्टेंटली कुछ नहीं। तो डेविस एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, इन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ है लास्ट सीजन में भी। उसके बाद बैक्स्टर होल्ड अगर ओपनिंग करते हैं तो शायद आप ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप पियर्सन ही बेटर ऑप्शन होंगे आपके पास। हेडन कर आप लेना चाहेंगे क्योंकि ये आपके लिए बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और बॉलिंग भी लगभग 8-9 ओवर तक कहीं नहीं जाने वाला है। द्वाशोइस क्रिस्टोफर मस्ट हैव है, तनवीर संगा मस्ट हैव है। ये जो लास्ट स्लॉट है, अगर आप न्यू साउथ वेल्स के बॉलर्स को ज़्यादा लेना चाहते हैं, बॉलिंग हेवी टीम बनाना चाहते हैं, तो आप शायद सोच सकते हो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो कि ये 3 ऑलरेडी आपके पास बॉलर है। हेडन कर भी बॉलर में हो जाएंगे तो 4 यहाँ से हो गए, और उसके बाद जैक एडवर्ड्स 5, और उसके बाद अगर आपको कोई बैट्समैन देखना है तो यहाँ पे ओली डेविस, जेसन संगा में से आप किसी एक को ले सकते हो। बेंच में लास्टन हियार्डने ऑप्शन होंगे, इनको बॉलिंग नहीं दी जा रही है, या अंडर-19 वर्ल्ड कप के पार्ट रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। डिसेंट प्लेयर है, बैटिंग हैंड बेटर है इनका, लेकिन मेरे ख्याल से खेलेंगे नहीं, और अगर खेलते भी हैं तो शायद सही से यूज़ नहीं होंगे, तो इग्नोर कर सकते हैं आप।
कैप्टन में चॉइस की बात करें तो ख्वाजा लैबुशेन के आसपास लोग जा सकते हैं। लैबुशेन परसेंटेज कैप्टन होंगे और मुझे लगता है 90% आपके ओपोनेंट जरूर ऐसे आएंगे जो इनको ही कैप्टन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद विल्डरमुथ रेंसो, रिस्की में बर्ड्स, नेसर और स्टिकटी जैसे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो नेसर स्टिकटी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि याद रखना स्पेशली अगर कुछ मिनट पहले बॉलिंग कराती है तो याद रखना कि न्यू साउथ वेल्स का बैटिंग जो है वो काफ़ी बुरा है। एक बार के लिए बॉलिंग भले ही उनकी सही हो जाए। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से हेडन कर द्वारशीष के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद जैक एडवर्ड्स, जेसन संघा, ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये चार मेरे ख्याल से लगभग सबकी टीम में होंगे। क्रिस चेमेन भी 5वें प्लेयर के तौर पे आ जाएंगे। और उसके बाद हैरी कॉनवे और तनवीर सांगा जैसे बॉलर के ऑप्शन है, और ओली डेविस बैटिंग से। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम जो है वो आपको वही मिलने वाली है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप सर्च करोगे अपने टेलीग्राम के सर्च बार पे @teams4win विदाउट एनी स्पेस लिख के, तो 86,000 के आसपास सब्सक्राइबर आपको दिख जाएगा। वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में आपको टीम्स मिलती रहते हैं। वहाँ पे ना सिर्फ क्रिकेट की, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी जैसे गेम्स की भी और गिवअवेज भी होते रहते हैं, तो उसका ही पार्ट बनने के लिए आपको वहीं पर ज्वाइन होना पड़ेगा। तो ज्वाइन जो है जरूर हो जाना, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आपके लिए है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है। कीपर सेशन में आप किसी को भी ले सकते हैं। अगर बैकस्टर होल्ड ओपनिंग की कोई बात नहीं है, मुझे लगता है दोनों ही कीपरों को बराबर मौका मिल जाएगा, ठीक है। आप पियर्सन को ही लेके चलो, वही बेटर ऑप्शन है। थोड़े बहुत एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है और थोड़े बहुत रन जो है इन्हीं के हैं। बैकस्टर होल्ड ओपनिंग करे नहीं करे, बैटिंग मुझे लगता है उनको बराबर मिल जाएगा, अनलेस क्वींसलैंड पहले बैटिंग करके 100-150 पे अगर निपट नहीं जाती है तो उनको बैटिंग मिल जानी है, ठीक है। और अगर वो 100-150 पर निपट भी जाते तब भी तो पियर्सन को बैटिंग मिल ही रही है, तो सेम ही बात है। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने कोई भी बैट्समैन नहीं रखा है। मैं रीज़न बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बॉलर को हटा सकते हैं। अब देखिए, मुझे मन नहीं है किसी भी बॉलर को हटाने का। मैं रीज़न समझा दूँ आपको। द्वारशीष तो वैसे भी मेन बॉलर होने वाले हैं और बैटिंग भी कर लेंगे। त्रिवेन का भी सेम सीन है और वो मोमेंटम भी उनके पास है, सिविल्स में अच्छा करके आ रहे हैं। हेडनकर को तो काफ़ी लोग कैप्टन बना सकते हैं। वाइट बॉल क्रिकेट में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि टीम से हटाइए, रिस्क ले सकते हो तो आप बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है। तनवीर सांगा मेरे लिए लेग के ऑप्शन होंगे, विकेट टेकिंग एबिलिटी है और अच्छा करके आ रहा है सिविल्स में। अब ऐसे यही पॉइंट्स को काम पे लगाना पड़ेगा और कोई रिकॉर्ड्स आपके पास हैगा नहीं, तो इसीलिए मैं कुछ यहाँ पर बैटिंग लेनी है। जो बर्न्स के जगह पर आप अगर सेफ रहना चाहते हो तो ख्वाजा को ले सकते हो। ख्वाजा का अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव है, जो बर्न्स अनप्रेडिक्टेबल है, मुझे कोई सेफ ऐसा कोई ऑप्शन चाहिए जो सेफ भी हो और कुछ नेगेटिविटी भी नहीं है, तो आप तनवीर सांगा या वहाँ से ओलिवर डेविस में से किसी एक को ले सकते हो। क्लियर सी बात है। बाकी लैबुशेन, रेनशॉ ये मेरी टीम में जरूर से होंगे। जो बर्न्स का स्लॉट थोड़ा सा डामाडोल वाला है वो मैं देख लूँगा। अच्छा, अगर क्वींसलैंड पहले बैटिंग करती है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो विल्डरमुथ को। विल्डरमुथ बैटिंग फर्स्ट में अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। बाकी माइकल नेसर, स्टिकटी मेरी टीम में जरूर से होंगे। एक ऑप्शन यहाँ पर जैक एडवर्ड्स का भी है। अगर आप लो स्कोरिंग मैच की टीम बनाना चाहते हो, मतलब तबीयत से बनाना चाहते हो, जैक एडवर्ड्स शायद बॉलिंग नहीं कराएंगे। उनके बैटिंग में रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन अभी किस तरह का मोमेंटम वो गेन करेंगे। और अगर देखिए बैटिंग की बात है, अगर वो जल्दी कहीं पर आउट हो जाते हैं तो ऑलराउंडर स्लॉट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है आपके लिए बर्बाद है, ठीक है। तो जैक एडवर्ड्स के जगह पे आप अगर चाहते हो तो विल्डरमुथ को ले सकते हो, या फिर वहाँ पे बार्टलेट, बेस्ली जैसे बॉलर्स होंगे उनको भी ले सकते हो। एक चीज़ याद रखना, न्यू साउथ वेल्स बॉलिंग से मैं उनको पीछे नहीं रख करना चाहता। बॉलिंग उनकी सही है मैं कहूँगा अभी भी, बैटिंग हालांकि उनका उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए एक बार के लिए आप उनके बैट्समैन को छोड़ सकते हो। लेकिन क्वींसलैंड की बॉलर के ऊपर अंडर एस्टिमेट करना वो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो एडवर्ड्स की जगह पर किसी एक बॉलर को आप ले सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। बाकी ये स्ट्रक्चर मुझे सही ही लग रहा है, बहुत बुरा नहीं है। कैप्टन वाइस अगर हम चॉइस की बात करें, देखिए लैबुशेन परसेंटेज कैप्टन है, मैं बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ। रिकॉर्ड्स उनके अच्छे हैं। बाकी उतना अच्छा फॉर्म इनका नहीं चल रहा है जितना कि लास्ट सीजन तक भी था, तो ये भी एक बात है। बाकी अगर आपको सेफ जाना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो आप लैबुशेन को मस्त कैप्टन बना सकते हो। वाइस कैप्टन आप नेसर या स्टिकटी जैसे ऑप्शन के साथ जा सकते हो। रिस्क आपको अगर लेना है तो ये दो कॉम्बिनेशन के साथ आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, इवन स्मॉल लीग में भी। और इसके अलावा भी हेडनकर अच्छी ऑप्शन है। जैक एडवर्ड्स बॉलिंग कराएंगे या नहीं मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। हो सकता है कि ये बॉलिंग कराएं, लेकिन इक्वल पॉसिबिलिटी ये भी है कि बॉलिंग नहीं कराएंगे और सिर्फ बैटिंग से रिस्क हो जाएगा, तो इसीलिए स्मॉल लीग के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। टीम में बिल्कुल रख सकते हो आप, और थोड़ा अलग हट के देखना है, थोड़ा सा रिस्की भी हो जाएगा लेकिन अलग होगा, वो है रेनशॉ। रेनशॉ कभी कभार बॉलिंग के काम पे आती है और बैटिंग से बेटर करके आ रहे हैं। मार्च कप के जो लास्ट एडिशन तक, मतलब ब्रेक से पहले तक तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म पर ये थे। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।